अभिक्रिया के वेग को कौन प्रभावित करता है, इसका पहला जो फैक्टर था वो हमने पढ़ा है और टेम्परेचर का नाम दिया था हमने उसको। और उसके आखिरी में हमने ये भी कहा था कि टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, वेलोसिटी के साथ होता है, रेट के साथ होता है। कि आप हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अभिक्रिया का वेग है वो 2 गुना हो जाता है। और उस अनुपात को हमने कहा था टेम्परेचर कोफिशिएंट या ताप गुणांक। क्या कहा था? ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ना। सेकंड फैक्टर इसमें आता है उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। ठीक है, ध्यान से सुनो। कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे एक रिएक्शन है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ये है कि इतना रिक्वायर्ड एनर्जी है किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। घर पे जाते चक्कर आएंगे तो, है ना? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे चलो कोई, यहाँ तो कम आते हैं, घर पे ज्यादा। तो ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, एक्टिवेशन एनर्जी है ना। अगर आपने इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक डाला, क्या डाला? उत्प्रेरक डाला, तो ये जो बैरियर है ये छोटा हो जाएगा इससे, यानी ये जो गैप आया ये बच जाएगा, आपके बचत हो जाएगी। यानी आप जितना एनर्जी उसको प्रोवाइड करवा रहे हो उससे कम ऊर्जा में वो रिएक्शन कंडक्ट हो जाएगी। सपोज करो, एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो कि एक टीचर है, वो बोलता मैं 1 घंटे के 20,000 रुपये लूँगा, तो बहुत सारे कोचिंग वाले तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। सही है ना, क्योंकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना हाई है कि उसको अफोर्ड करने के लिए बहुत सारी बच्चों की फीस को कलेक्ट करके उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब किसी ने बीच में बार्गेनिंग करके उससे बोला कि ऐसा करो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और आप थोड़ा सा कम कर दो, तो उसने बोला कि चलो आधा कर देते हैं, 10,000 कर देते हैं। तो अब बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो जिसने बार्गेनिंग की और जिसने उसको कम किया उसको बोलेंगे कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? कैटलिस्ट बोलेंगे, जिसने कम करवाया। ठीक है ना, वो जो बैरियर था उसको कम कर दिया। अब कम पैसों में वो पढ़ाने आ जाएगा। सेम टू सेम अभी रिएक्शन को कंडक्ट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए थी? इतनी। आपने जैसे ही कैटलिस्ट डाला, ये क्या हो गया रे? आपने जैसे ही कैटलिस्ट डाला इतनी सी ऊर्जा में काम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो मम्मी क्या करती है, सब्जी बनाते समय सबसे पहले नमक डालती है। ऑब्जर्व किया होगा आपने, जब भी सूखी सब्जी बनानी हो सबसे पहले क्या डालती है? नमक डालती है। और ये बोलती भी है कि नमक डाल दो जल्दी पक जाएगी, बोलते हैं सब। दाल को जब आप लोग उबालते हैं तो जब प्रेशर कुकर में रखते हैं तो थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देते हैं उसमें पहले से, क्यों डाल देते हैं? अरे वो कैटलिस्ट है भाई, वो कम एनर्जी में क्या करेगा, उसको गला देगा। नमक क्या करता है? गला देता है। क्या कर जाता है? डिग्रेडेड कर देता है, गला देता है। तो नमक एक तरह से सब्जी के लिए क्या हो गया? कैटलिस्ट हो गया। स्वाद तो दे ही रहा है, वो अलग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा वो सब्जी को जल्दी पका भी तो रहा है, उसको गला रहा है। जो लोग मुर्दों को दफनाते हैं वो साथ में क्या डाल देते हैं? नमक डाल देते हैं, ताकि बॉडी बहुत तेजी से क्या हो जाए? डिग्रेडेड हो जाए, अपघटित हो जाए। तो उसमें वो क्या काम कर रहा है? एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। मतलब माइक्रोब्स उसका अपघटन करेंगे, वो नमक उस माइक्रोब्स की जो रिएक्टिविटी है एक तो उसको बढ़ा देगा और बॉडी को डिग्रेडेड होने में मदद करेगा। तो दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपने उत्प्रेरक डाला, क्या डाला? उत्प्रेरक, तो वो सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा जैसे ही कम होगी
अधिकांश मॉलिक्यूल उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे अब पार्टिसिपेट करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं कि किसी एग्जाम को देने के लिए मिनिमम परसेंटेज 60 है, 60% है। अब केवल वो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा जिसको 12th में कितना परसेंट मिला है, 60। बाकी सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, आउट। क्या हो जाएंगे, आउट। जिसकी एनर्जी 60% बनाने की है वो उसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। जिसकी एनर्जी नहीं है वो क्या हो जाएगा, आउट। अभी इसी एग्जाम में इस परसेंटेज को घटा के 40% कर दें कि 40% वाला भी इसमें कंसिडर कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बताओ पार्टिसिपेट करने वालों के नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्योंकि एनर्जी लेवल क्या हो गया, कम हो गया। एनर्जी लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो बीच का गैप आया ये शुद्ध बचत है। क्या है ये, बचत है, ठीक है ना। आप बिना नमक की जो सब्जी बनाएंगे उसमें जो गैस जलेगी और नमक डाल के जब पकाएंगे उसमें जो गैस जलेगी उसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफरेंस। क्योंकि आपने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। उसने सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया और ये अभिक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगी। क्योंकि इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे तो ज्यादा टक्करें होगी, और ज्यादा टक्करें होगी तो उत्पाद बहुत इजीली क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको, लिखवा दूं, लिखो। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाया जाता है तो यह अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है। जिससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। भाग लेने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ जाती है। अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ जाती है। एक चीज पे फोकस रखेंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है। बस ये लाइन याद रखेंगे आप, इसको अंडरलाइन कर दो। उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है बच्चों, कम करता है। ठीक है ना, लिखो। कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन so number of molecule in chemical reaction is increased and rate of reaction is also increased in ratio of activation energy decrease। क्या कहा मैंने, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको। तीसरा फैक्टर, प्रभावी
टक्करों की संख्या, टक्कर टक्कर कोलिजन, टकराएंगे ना आपस में। टक्कर कैसे लिखते हैं? अरे टक्कर ऐसे ही लिखते हैं भाई। गलत है क्या? नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। प्रभावी टक्कर का मतलब क्या? इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या कि एक तो टक्कर सही मॉलिक्यूल से होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सही मॉलिक्यूल से होनी चाहिए और सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या नाम है तुम्हारा? उदय। उदय आज से 5 साल बाद 10 साल बाद घर के बाहर निकला कि मुझे शादी करनी है, जो टकरा जाएगा उससे कर लूंगा, और भागते भागते किसी गाय से टकरा गया, शादी थोड़ी कर लेगा। मैंने कहा ना, मॉलिक्यूल उचित होना चाहिए, है ना, और सही डायरेक्शन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? एक तो पता चले टक्कर लग गई और हाथ पैर टूट गए, हाँ फ्रैक्चर हो जाए, मामला गड़बड़ हो जाए, है ना। तो टक्कर सही राइट मॉलिक्यूल होना चाहिए और राइट डायरेक्शन होना चाहिए, बस दो बातें होनी चाहिए। और इसके लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है आरेनियस। क्या नाम है बच्चों? आरेनियस। आरेनियस। तो आरेनियस ने एक इक्वेशन दिया, वो इक्वेशन जैसा बताऊंगा वैसा के वैसा ही रट के जाना है। उसका जब भी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द राइट इक्वेशन ऑफ आरेनियस, आरेनियस की सही समीकरण है, वैसे की वैसे रट के जानी है। सॉल्व करने का प्रयास मत करना, क्योंकि आरेनियस से नहीं होती, तुमसे क्या क्या हो जाएगी। ठीक है ना? वो आरेनियस भी नहीं कर पाता उसको, तुम तो क्या ही करोगे। लिखो, जब अभिक्रिया संपन्न होती है, जब अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों पर, होने वाली टक्करों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। यह टक्करें सही अणु, सही अणु एवं सही दिशा में होनी चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए, जिसे आरएनएस, जिसे आरएनएस की वेग नियतांक समीकरण द्वारा, वेग नियतांक समीकरण द्वारा, आरएनएस की वेग नियतांक, आरएनएस की वेग नियतांक समीकरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। लिखो, व्हेन कंडक्ट अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन कंडक्ट अ केमिकल रिएक्शन, the rate of reaction, the rate of reaction depend on number of collision, number of collision
between reactant molecules क्या लिखा between reactant molecules between reactant molecules these collisions should be right molecule and direction right direction according to RNAs rate constant equation is following और इक्वेशन क्या है k इक्वल्स टू a e माइनस ई ए अपॉन आर टी माइनस ई ए अपॉन आर टी इस पे पावर है ई पे याद रखना। अब कौन क्या है के क्या है रेट कांस्टेंट अरे जानते हो उसको तो तुम बोलो जानते हैं रेट कांस्टेंट है ठीक है। ए क्या है आरएनएस कांस्टेंट कौन है इसका वैल्यू आरएनएस ही जानता है। ई ए क्या है अरे बोलो एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा आर क्या है लपड़ मारूंगा अभी गैस कांस्टेंट और टी क्या है टेम्परेचर इन केल्विन टेम्परेचर काय में है केल्विन में। कुछ नहीं करना है ऐसा कैसा रट के जाना है कतई दिमाग नहीं लगाना है और अगर पेपर में आए तो ऐसा कैसा टिक लगाना है कि भैया ये है। अब ऑप्शन देते समय क्या करता है देखो ई को आगे कर देता है और इस पूरे को किसके ऊपर चिपका देता है ए के ऊपर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन दे देगा तो माइनस को हटा देगा किसको हटा देगा माइनस को हटा देगा। तीसरे ऑप्शन में ए को आगे रख देगा के को यहाँ डाल देगा ऐसे करता है फंदेबाजी। आपको बिल्कुल ऐसा कैसा रटना है के इक्वल्स टू क्या होता है ए ई माइनस ई अपॉन आर टी ऐसा कैसा रट के जाना छाप लो क्वेश्चन ही आएगा व्हाट इज द राइट इक्वेशन ऑफ आरएनएस फॉर कोलिजन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स लिखवा दूंगा अभी पहले लिख लो इसको। गैस कांस्टेंट अरे हिंदी वाले समझ जाएंगे ना के बराबर वेग नियतांक नहीं मालूम हो तो लिख लो वेग नियतांक ए बराबर आरएनएस नियतांक ई बराबर सक्रियण ऊर्जा आर बराबर गैस नियतांक और टी बराबर ताप इन केल्विन यानी परम ताप जिसको बोलते हो।
हो गया? अरे हो गया क्या? किसको? ये वेग नियतांक, वेग नियतांक, आरएनएस नियतांक, आरएनएस नियतांक, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, ये गैस नियतांक और ये परम ताप यानी केल्विन में ताप। रट लोगे इसको? सच में रट लोगे? अरे रट लोगे? रट लोगे तो बढ़िया है, सीयूटी में 4 नंबर तो पक्के हो गए तुम्हारे, है ना? सीयूटी में पूछेगा इसको, जेट में तो आएगा नहीं, पिछली बार पूछ चुका है इसको। चलो आगे बढ़े। सबको बहुत बहुत बधाई, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, नया चैप्टर विलियन। सॉल्यूशन विलियन। विलियन सॉल्यूशन। कॉपी पेन रख दो शांति से, इधर देखो तमाशा देखो। सॉल्यूशन जो होता है, जो होता है सॉल्यूशन, दो घटक होते हैं इसमें, दो कंटेंट हैं। एक है सॉल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट। हिंदी में जो हम बोलते हैं विलियन, उसके दो घटक हैं, एक है विले और एक है विलायक। दो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, याद रखना। बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन दो क्वेश्चन लेके बैठा है, तो 8 नंबर का मामला है और 2 दिन में खत्म हो जाना है। इतना छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर, नन्ना सा। ठीक है ना? क्वेश्चन भी फिक्स है, बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताऊंगा। सर आपने क्वेश्चन नहीं बताया तो छोड़ो इसे, बाद में बताएंगे। ठीक है, दो घटक है। मुझे ये बताओ कि मैंने मिट्टी को पानी में घोल दिया है, क्या ये विलियन है? हाँ या ना में, बस कारण नहीं पूछूंगा, केवल हाँ या ना में आंसर देना। क्या ये विलियन है? मैंने मिट्टी को पानी में घोल दिया है, क्या ये विलियन है? मिट्टी जब पानी में जाएगी तो वहां पर उसके कणों का जो आकार है वो दो कैटेगरी में होगा, या तो वो कोलोइड फॉर्म में जाएगी या फिर वो जाएगी सस्पेंडेड फॉर्म में। किस में जाएगी? सस्पेंडेड फॉर्म में। और ये दोनों ही फॉर्म विलेन के नहीं है, दोनों ही फॉर्म किसके नहीं है? विलेन के नहीं है। उनका अलग फॉर्म है, निलंबन में जाएगी या फिर वो कोलोइड में जाएगी। मतलब विलेन का पता कैसे लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी सॉल्यूट पार्टिकल के साइज से पता चलेगा कि ये विलेन है नहीं है। विलेन बनने के लिए ये जरूरी है कि विले और विलायक दोनों का होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए, यानी समांगी विलेन होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब जो सॉल्यूट है वो दिखना बंद हो जाए, हाँ वो दिखना बंद हो जाए।
आपको नग्न आंखों से वो नहीं दिखना चाहिए। अगर आपने मिट्टी को घोड़ा पानी में, अंधा आदमी देख के बता देगा इसमें मिट्टी घोड़ी भी है। अंधा तो कैसे देखेगा? मतलब कोई भी बावड़ा सा आदमी देख के बता देगा कि इसमें मिट्टी, मतलब दिख रही है ना, वो दिख रही है, इसका मतलब वो विलियन नहीं है। हम ये कह रहे हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ध्यान दो बात पे, शब्द पकड़ो, कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, और विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं कहलाता। या तो वो कोलोइड कहलाता है या वो निलंबन कहलाता है, या तो वो कोलोइड कहलाता है या फिर वो मिश्रण तो है, मिश्रण तो दोनों ही है, विलयन भी मिश्रण है, कोलोइड भी मिश्रण है, और निलंबन में मिश्रण, तीन हो गए आपके पास मिश्रण। पहला समांगी जो क्या कहलाएगा? विलयन, और दूसरा है विषमांगी। विषमांगी के कितने भाग? दो भाग, पहला कोलोइड और दूसरा निलंबन। समझ गए? हमने कौन सा वाला पढ़ना है? समांगी वाला। मिश्रण ही पढ़ रहे हैं क्योंकि दो पदार्थों को मिलाने पर मिश्रण ही बनता है। तो मिश्रण ही अगर बनेगा तो अगर समांगी बनेगा तो विलयन बोल देंगे, और विषमांगी बनेगा तो विलयन नहीं बोलेंगे। समझ में आ गई बात? जो विलयन है उसमें विलय के कण आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे, और यहां तक कहा जाता है कि विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के जो पार्टिकल हैं वो आप कितना भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप लेके आ जाओ आपको नहीं दिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, वो साइज ही इतना छोटा है कि आपको ऑब्जर्व भी नहीं होते। जबकि कोलोइड को आप नग्न आंखों से सामान्यतः नहीं देख सकते, लेकिन उससे माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। निलंबन तो आपको चिल्ला चिल्ला के खुद ही बताता है कि घुड़ा हुआ हूं, है ना, वो तो बता ही देता है कि मैं तो घुड़ा हुआ हूं, तो दिखता है आपको नग्न आंखों से। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक शब्द पकड़ के रखना, समांगी। क्या पकड़ के रखना है? समांगी। समझ में आ गई आपको बात? पहले ये उतारो, उसके बाद डेफिनेशन लिखाता हूं। लिखा दूं? लिखो, सितारा डालो, लिखो, लिखो। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण समांगी को अंडरलाइन कर देना। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मिक्सचर ऑफ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ two or more compound is called solution. It is classified in 9 categories. According to physical state of solute and solvent। स्टार डाल के लिखो। विलय एवं विलायक की, हेलो,
डाल दे, जितना हो जितना डाल दे। ठीक, आओ क्या लिखा? विलय एवं विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलय एवं विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। 9 चिंता मत करो, इतने नहीं पढ़ाऊंगा, डरो नहीं, एक ही पढ़ना है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। बेसिकली अगर आप केवल विलायक को ले लें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम सारे समझदार हो, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, सकल से तो लग ही रहे हो कम से कम। तो मैं ये पूछ रहा हूं, विलय किसे कहेंगे? जो घुलता है। और विलायक? जिसमें घुलता है। ठीक है, मेरे पास 5 ग्राम शक्कर है और 1 लीटर पानी है। ठीक है, बताओ विलय कौन है? शक्कर है। 5 ग्राम शक्कर है, 1 लीटर पानी है, सीधा सीधा आंसर दो ना, विलय कौन है? अरे कौन गुड़ेगा? शक्कर गुड़ेगी तो शक्कर कौन हो गया? विलय हो गया। और पानी क्या हो गया? ठीक है, मेरे पास 1 किलो शक्कर है और 2 ml पानी है। अब विलय कौन है? पानी। एक किलो शक्कर है, 2 ml पानी है, बताओ विलय कौन है? हो जाएगा, यानी पानी गायब हो गया, यही बोलेंगे ना, पानी गायब हो गया। पानी गायब हो जाएगा, शक्कर तो है अभी भी, पानी गायब हो जाएगा। इसका मतलब कौन गुड़ गया? पानी गुड़ गया। किसमें गुड़ गया? तो विलय कौन हुआ? और विलय कौन हुआ? शक्कर। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलय है जिसकी कम मात्रा हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? विलय कौन है? जिसकी कम मात्रा हो। विलय कौन है? जिसकी अधिक मात्रा हो। अरे सही है कि नहीं है? विलय वो जिसकी मात्रा कम हो और विलायक वो जिसकी मात्रा ज्यादा हो। जो घुल जाए वो विलय और जिसमें घुल जाए वो विलायक। तो इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेना। आपको हमेशा से एक चीज दिमाग में डाल देखिए, पानी विलायक है। पानी क्या है? विलायक। ये तो सही है, इसमें गलत क्या है? लेकिन डिपेंड करेगा क्वांटिटी क्या है। डिपेंड किस पे करेगा? क्वांटिटी क्या है। अगर शक्कर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और पानी की क्वांटिटी कम है तो पानी तो गायब ही हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। शक्कर तो दिख रही है ना आंखों से, इसका मतलब शक्कर में गायब हुआ तो शक्कर क्या हो गया? विलायक। पानी क्या हो गया? विलय। पानी ज्यादा है, शक्कर कम है, तो विलय कौन हुआ? शक्कर। जो गायब हो जाए वो विलय, और जो दिख रहा है आंखों से वो कौन है? विलायक। पल्ले पड़ गई आपके बात? मैंगो जूस बनाते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं? अरे डालते हैं, गायब हो जाती है। इसका मतलब शक्कर क्या है? विलय है। और जो मैंगो पल्प है वो क्या है? विलायक। उसमें घुला हुआ है, वो दिख रहा है आंखों से पीले रंग का, तो वो कौन है? विलायक है। अरे बात पल्ले पड़ी तुम्हारे? पड़ गई बात पल्ले? चलो स्टार डालो, लिखो। विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, जो कम मात्रा में होता है एवं विलायक में घुल जाता है, विलायक में घुल जाता है, विलय कहलाता है। विलय कहलाता है। अगला स्टार डालो। वह घटक जो अधिक मात्रा में
वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है एवं जिसमें विलय घुलता है, विलायक कहलाता है। component of solution which are present in less amount and completely dissolve in solvent is called solute and component which पैराग्राफ चेंज करके लिखना and component which are present in higher amount is called solvent स्टार डाल के लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंड करेगा कौन किसको घोल रहा है। शक्कर और पानी को बराबर ले लो, कौन घुल गया वो सॉल्यूट है, प्रैक्टिकल वैल्यू है। गरम करो, जब तक घुल रहा है तब तक तो घोलना पड़ेगा। डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी क्या है, आगे वही पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक कैपेसिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट की कि वो कितना घोल सकता है, उसके बाद घुलना बंद हो जाता है, और उसके बाद अगर घोलना है तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। मिठाई बनाने वाला, गुलाब जामुन बनाने वाला, उसको गुलाब जामुन मिठाई बहुत ज्यादा मीठी चाहिए, उसको नहीं चाहिए, आपको चाहिए, बहुत ज्यादा मीठी चाहिए, तो बहुत सारी शक्कर डालता है, वो नहीं घुलती उसमें। वो क्या करता है, गर्म करता है। और हमने कहा कि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, तो डिसॉल्विंग रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसी वजह से वो शक्कर क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। लेकिन अगर उसको वापस ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे वापस शक्कर बन जाएगी उसमें, है ना, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई तो जब तक गुलाब जामुन बना रहा है, उसमें डुबो रहा है, तब तक वो चाशनी को गर्म रखता है, ठंडा नहीं होने देता। क्या रखता है, गर्म। उसको पता है अगर ये ठंडी हो गई तो वापस क्या हो जाएगी, शक्कर बन जाएगी, और वो जो सक कर रहा है उसको, सिरप को, वो सक नहीं कर पाएगा और फीका रह जाएगा अंदर से। बाहर से तो उसकी चिपक जाएगी, लेकिन अंदर से क्या रह जाएगा, फीका रह जाएगा। आपने एक वो जो बालूशाही आती है वो खाई है आपने, अंदर से फीकी लगती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो स्पंजी टाइप है, जैसे ये तो बनती है मावे की, तो इसमें तो स्पंज शानदार बनता है, तो पोर्स हो जाते हैं, तो उसको सक कर लेता है। एक बात। दूसरी बात, इसकी जो चाशनी बनाई जाती है वो अपेक्षाकृत थोड़ी सी डाइल्यूट बनाई जाती है, गुलाब जामुन वगैरह की। उसकी जो सिरप होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कंसंट्रेट होती है, तो अंदर तक नहीं जाती, तो आसपास चिपका देते हैं उसको। उस रेसिपी का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि उसमें दोनों टेस्ट आते हैं, उसमें फीकापन भी होता है और मीठापन भी होता है, वो उसको अलग बनाता है दूसरी रेसिपी से, है ना। तो इसी वजह से उसको खाने में मजे आते हैं। आजकल तो आप लोगों ने घी में डाल के टेस्ट बिगाड़ दिया उसका। लिखो क्या, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ solvent solution divided in three categories तुम लिखो रे हिंदी वालों, लिखो
विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, हेलो, 11 बजे आओ। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अब ध्यान से समझो, इधर इधर देखो, इधर देखो। मैं 3 प्रकार बता रहा हूं, आपको पूरे 9 प्रकार मिलेंगे यहाँ पे। कितने प्रकार बता रहा हूं? 3 मिलेंगे। कितने? सारे आ रहे हैं, चिंता ना करो। पहला, ठोस। विलयन। कौन सा विलयन? ठोस विलयन। अब ये जो ठोस विलयन है, ये आपने किसके आधार पर बोला? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, कि विलायक ठोस है भाई। विलायक क्या है? ठोस। अब इसमें अगर विलय, इसमें अगर विलय में गैस मिला दूं, क्या मिला दूं? गैस, तो ये जो विलयन बनेगा, ये ठोस गैस विलयन बन जाएगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? ठोस में गैस मिली हुई है। दूसरा, इसी ठोस विलायक में मैं कोई द्रव मिला दूं, क्या मिला दूं? द्रव मिला दूं, तो ठोस द्रव विलयन बन जाएगा। और इसी ठोस में मैं किसी ठोस को मिला दूं, तो ठोस ठोस विलयन बन जाएगा। कितने भाग हो गए इसके? 3। यानी इस विलयन के 3 भाग हैं। ये भौतिक अवस्था किसकी है बच्चों? विलायक की। बिना बात करे रिलैक्स होके बैठो, है ना। यहाँ विलय की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? विलय की। अगर विलय हुआ गैस, क्या हुआ? गैस, तो ये विलयन जो बनेगा उसको बोलेंगे ठोस गैस विलयन। क्या बोलेंगे? ठोस गैस विलयन। अगर यहां पर विलय हुआ द्रव, क्या हुआ? द्रव, तो ये जो विलयन बनेगा, ये बनेगा ठोस द्रव विलयन। पूरा ही लिख देते हैं। और अगर ये हुआ, बोलो, ठोस, तो ठोस विलयन। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये तो हो गया एक प्रकार। अगर विलायक के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही प्रकार है कि ठोस विलयन है। और इसी में अगर विलय की आप भौतिक अवस्थाएं बदलते चाहे तो विलयन का प्रकार कितना हो जाएगा? 3। लेकिन सारे विलयन कैसे हैं? ठोस ठोस ठोस, एक जैसा ही है। ठीक है। दूसरा, द्रव विलयन। अब इसमें जो विलायक है वो कौन है? द्रव है। कौन है? द्रव। अब इस द्रव में अगर आप क्या डाल दें? गैस, तो क्या बन जाएगा? द्रव गैस विलयन। एक तो ये पढ़ना है आपको, इसको स्टडी करना है बहुत डिटेल से। ठीक है। दूसरा, अगर आप द्रव मिला दें तो क्या बन जाएगा? द्रव द्रव विलयन। एक इसको स्टडी करना है। ठीक है। ठोस मिला दो, क्या बनेगा? द्रव ठोस विलयन। इसको भी स्टडी करना है, यानी आपको स्टडी करना है द्रव विलयन। मुख्य मुद्दे की बात यह है। ठीक है।
और तीसरा है गैस विलियन। अब गैस में आपने क्या मिला दिया, गैस, तो क्या बनेगा, गैस गैस विलियन। अगर इसमें क्या मिलाया बच्चों, द्रव, क्या बनेगा, गैस द्रव विलियन। और इसमें क्या मिलाया, ठोस, तो क्या बनेगा, गैस ठोस विलियन। गैस ठोस विलियन का एक एग्जांपल है आपके पास, गैस में ठोस, हाँ धुआं सही। गैस में कार्बन के ठोस कण सस्पेंडेड है तो विलियन है, बिल्कुल सही है। और जो आंधी आती है, तूफान आते हैं, उसमें धूल के बहुत छोटे पार्टिकल हवा में डिस्पर्स रहते हैं, तो वो जो विलियन बनेगा वो कैसा बनेगा, गैस ठोस विलियन। गैस द्रव का कॉम्बिनेशन देखा है कहीं, अरे कोहरा, कोहरे में जल की बूंदे हवा में क्या रहती है, खुली हुई रहती है, तो वो जो विलियन है वो कैसा है, गैस द्रव विलियन। गैस गैस तो पूरा एटमॉस्फेयर है जिसमें O2 CO2 N2 सारी की सारी क्या हो रही है, खुली हुई है, खुली हुई है। तो ये भी आपके सामने है। द्रव ठोस विलियन, द्रव ठोस विलियन, द्रव में ठोस गुड़ा हुआ है, नमक को घोल दो, शक्कर को घोल दो, कॉपर सल्फेट घोल दो, फेरस सल्फेट घोल दो, सारे तो घोलते हैं, फिटकरी घोल दो, तो कौन सा विलियन बन जाएगा, द्रव ठोस। द्रव द्रव, दूध में पानी मिला दो, और शाम को 8 बजे के बाद तो सब करते ही ऐसा विलेन बनाते ही है? मिला मिला के पीते रहते हैं, एल्कोहल में पानी मिलाते रहते हैं। और दूसरा है द्रव में गैस को मिलाना, द्रव में किसको मिलाना, गैस को। इसको आप लोग यूज करते हो 8 बजे के पहले। अरे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक क्या है, कोल्ड ड्रिंक क्या है, जो मीठा और रंगीन पानी है उसमें CO2 गैस को क्या कर दिया है, घोल दिया है, बोल दिया है ना। तो ये वो है, आपको ये तीनों पढ़ने हैं, पहला दूसरा और तीसरा। अब देखो विलियन 3 प्रकार के, एक ठोस विलियन, एक द्रव विलियन और एक गैस विलियन। और प्रत्येक विलियन 3 प्रकार का है, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। छाप लो फटाफट, मैंने काम किया, बताऊं। अरे ठोस ठोस अलॉय बनती है ना, मिश्र धातु नहीं बनती क्या, मिश्र धातु अलग, स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील में कौन है, क्रोमियम है, निकिल है, आयरन है। कहीं दिखता है आपको इसमें लोहा है, या कहीं दिखता है क्रोमियम है, नहीं दिखता। समांगी मिश्रण है, कैसा मिश्रण है, समांगी। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट। और इसको लिखने के बाद 10 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लेना, उसके बाद फिर से पढ़ेगा। स्टॉप।